Hello friends and welcome back to a new video of Alpha Classes. गुड आफ्टरनून, मैं हूं दिव्यांश भारद्वाज। और जैसे कि आपको पता है क्लास 10 की ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है। कल पहली क्लास या सेकंड क्लास है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आज का टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है हमारा, यानी कि चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है संसाधन एवं विकास, यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। टॉपिक जो हम कल कवर कर चुके थे, व्हाट इज रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, थोड़ा रिकॉल करते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वे चीज है, संसाधन वे चीज है जो मिलती प्रकृति से है, लेकिन थोड़ा मानव हस्तक्षेप से, यानी कि थोड़ा बाय टेक्नोलॉजी हम उसे थोड़ा चेंज करते हैं अपने यूज के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, रासायनिक प्रक्रिया, कोई किसी भी प्रक्रिया से, यानी केमिकल चेंजेस वगैरह किसी से भी हम कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था। सबसे पहले होता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में हमने दो तरीके से बांटा था, जैव संसाधन यानी कि बायोटिक, एंड अजैव यानी कि नॉन बायोटिक। सेकंड आता है समापत्ति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन एग्जिस्टिबिलिटी। ठीक है, यानी कि इसमें भी हमने दो पार्ट में बांटा, नवीकरण एंड अनवीकरण, यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड पॉइंट आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप में हमने इसे चार पार्ट्स में डिवाइड करा था, व्यक्तिगत पर्सनल, सामुदायिक सोशल, राष्ट्रीय नेशनल, एंड अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट था हमारा विकास के स्तर पर, यानी कि बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी हमने चार पार्ट में हमने इसे डिवाइड करा था। पहला था संभावी यानी कि पोटेंशियल, सेकंड विकसित यानी कि डेवलप्ड, थर्ड भंडार यानी कि स्टोर, और संचित कोष यानी कि रिजर्व्स। ये मैंने पढ़ा देता ना। हाँ ठीक है, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन का विकास। ठीक है, ठीक है, संसाधन का विकास। तो आई होप कि आप सब लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे थोड़ी सी। ये सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कंपटीशन लेवल के बच्चों को नहीं बोल रहा, सिर्फ स्कूल बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। जिस प्रकार संसाधन मनुष्य के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता। देखो, संसाधन सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ संसाधन जो है, यानी कि जो रिसोर्सेज है, वो सिर्फ ह्यूमन नीड नहीं होती, ये हमारी पूरी पृथ्वी की नीड होती है। तो क्या होता है कि हम इसका बहुत ज़्यादा ह्रास करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से हम इसे यूज़ करने लगे, यानी कि बदतमीजी जिसे बोलते हैं, हम इसे बदतमीजी से यूज़ करने लग गया, बहुत गंदी तरीके से हम इसे यूज़ करने लग गए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स होती है पहाड़ों पर। वो क्यों होती है? बिना सोचे समझे पेड़ को काटा, मिट्टी जो है वो रुकनी बंद हुई और लैंडस्लाइड हो गए। ठीक है, और इसमें पैदा जो क्या कहते हैं, जो समस्या जो पैदा, मतलब दुरुपयोग, यानी कि संसाधनों का जो बदतमीजी से वो होता है, प्रयोग होता है, यानी कि यूज होता है, उसके कारण जो मेन प्रॉब्लम्स है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है डिप्लीशन। तो जो मेन प्रॉब्लम है उसके तीन से चार पॉइंट हम करेंगे। पहला होता है जो हम बहुत ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, संसाधन का। एक तो वो जो मेन प्रॉब्लम है इसकी, यानी कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड यानी कि रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांट दिया, मतलब बांट गया, जब बट गया वो, एक तो हो गया गरीब, एक हो गया अमीर। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो किसी एक के पास संसाधन होना, यानी कि अमीरों के पास है, गरीबों के पास नहीं है। समझे? मिलेगा तो जरूर, लेकिन कम मिलेगा, इनके पास ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये खरीद सकते हैं, वो नहीं खरीद सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पे इतना ज्यादा वो हुआ है, इतना ज्यादा उपयोग हुआ है, इतना ज्यादा गंदा यूज हुआ है रिसोर्सेज का,
कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया। तो सबसे मेन बता रहा हूँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन। बात सही है, होता पॉल्यूशन से है, लेकिन पेट्रोल तो हम यूज कर रहे हैं ना, पेट्रोल तो हम ही लोग यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया। सेकंड हो गया, मैंने आपको बताया था, भूस्खलन, यानी कि लैंडस्लाइड, ठीक है। तो ये जो है ये इसके मेन वे है। अगर और इसका अगर जो हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि विकास की बात हो रही है, तो इसका एक सिंपल सा एक आपके एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा, सतत पोषणीय। या फिर मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी चीज का यूज करना, लेकिन बिना किसी नुकसान के। भाई देखो थोड़ा मोड़ा सा होगा, लेकिन वो बात अलग है। मान लो हम 2 मिनट की रेड लाइट है, तो क्या होता है, गाड़ियों के इंजन ऑन रहता है, अरे बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा तो बचेगा। तो उसकी बात हो रही है ये कि भाई बिना किसी नुकसान के संसाधन का प्रयोग, ये इसका एक वो हो गया। इससे रिलेटेड, इसी ही टॉपिक में रिलेटेड बात आती है, जो मेन है कंपटीशन लेवल पे भी पूछी जाती है ना, आती है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, यानी कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है, सॉरी, यानी कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिति। कहाँ पे हुई थी, पहले ये बता दूं किस टाइम पे हुई थी। ये हुई थी जून, कब हुई थी, जून 1992 में। जून 1992 में कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी ब्राजील में। फर्स्ट जो इसकी हुई थी, जो फर्स्ट समिति हेड हुई थी, फर्स्ट सम्मेलन जो हेड हुआ था, वो कहाँ पे हुई थी, ब्राजील में, ठीक है। फर्स्ट समिति जो हेड हुई थी वो हेड हुई थी ब्राजील में इन 1992। इसमें करीबन 100 देशों ने हिस्सा लिया था। 100 देशों ने इसमें अप्रोक्स हिस्सा लिया था। इसके बाद किस लिए हुई थी, ये किस लिए हुई थी, ये हुई थी कि जो डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, उसको कैसे रोका जाए। समझ गए, उसको कैसे रोका जाए, इस वजह से ये हेल्ड हुई थी। थर्ड पॉइंट, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या था कि जितने भी जो नेता, मतलब जो अलग अलग देश से जो नेता एकत्रित हुए थे, उन्होंने एक घोषणा पत्र पे साइन किया, यानी कि एक लेटर होता है उस पे साइन किया, जो इंटरनेशनल लेवल का था। उस पे क्या था कि डेवलपमेंट और डैमेज और पॉवर्टी को लेके जितने भी उसमें रूल्स बनाए गए थे, उससे रिलेटेड उन्होंने घोषणा पत्र को साइन करा था, ठीक है। सब नेताओं ने मिलकर घोषणा पत्र को साइन करा था। और इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, यानी कि सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया था, पर
सहमति जताई, यानी कि उसे कह दिया कि चलो भाई सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि भाई बिना किसी नुकसान के संसाधन का प्रयोग, उस पर सबने सहमति जताई। इसी के अंदर आता है एजेंडा 21। क्या एजेंडा 21 एक बार देख लेते हैं। रियो डी जेनेरो को कब हेल्ड हुआ था? जून 1992 में फर्स्ट समिति हेल्ड हुई थी। कहां पर हुई थी? ब्राजील में। 100 कंट्रियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, किस लिए हुई थी? कि भाई जो संसाधन का, जो रिसोर्सेज का गंदा यूज हो रहा है उसे कैसे रोका जाए। एक घोषणा पत्र था, उस पर साइन हुआ था कि भाई क्या, उसमें बहुत सारे रूल्स थे। और जो सबसे बड़ा रूल था इसमें, इस घोषणा पत्र में, कि इन्होंने सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे रुचि दिखाई थी। यानी कि हाँ करी थी कि हाँ भाई, इसमें सहमति जताई थी कि हाँ भाई ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि बिना किसी डिप्लीशन के, हरास के, बिना किसी गंदे यूज के रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, संसाधन का प्रयोग करते हैं। अब एजेंडा 21 ले लेते हैं, इससे रिलेटेड है ना, रियो डी जेनेरो से रिलेटेड है एजेंडा 21। एजेंडा 21 हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम लिखा जाएगा, एजेंडा 21। मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन पॉइंट्स, थे, ठीक है ना। जिसके मेन पॉइंट्स थे, मैं तो सिर्फ 3 लेके चलूंगा, थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ते रहो। वैसे जो 3 है ये मेन है, पेपर आ भी जाएगा तो आराम से लिख के आ सकते हो। ठीक है, पहला था इसमें जो हर एक स्थानीय क्षेत्र होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, यानी कि मान लो हर प्रदेश, यानी कि जैसे यूपी अपना अलग, यूके अपना अलग, एजेंडा 21 बनाएगा। यानी कि हर अपने उसकी हिसाब रखेगा कि भाई हमारे पे यहाँ पे ये संसाधन, इस क्षेत्र में ये संसाधन हमें मिलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट रखा था इसमें कि संसाधन के ह्रास को रोकेंगे किसी भी तरीके से, यानी कि एक तरीके से मान लो सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक तरीके से, कि भाई बिना किसी हरास के संसाधनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और किससे? पॉवर्टी यानी कि गरीबी और डिसीजेस यानी कि बीमारियों से मिलके लड़ेंगे। ठीक है, क्या एजेंडा 21 के जो 3 मेन पॉइंट थे मैं बता रहा हूं। 3 मेन पॉइंट थे। सबसे पहला पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे कि यूपी अपना अलग, यूके अपना अलग, हरियाणा अपना अलग, हिमाचल प्रदेश अपना अलग। एजेंडा 21 बनाएगा, अपने संसाधन का बताएगा कि हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध है। सेकंड, सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे जोर था यहाँ पे भी, क्योंकि भाई हर प्रदेश ने बनाया था, हर प्रदेश का था, तो एजेंडा 21 का यूज वे भी मतलब सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का यूज भी करेंगे, बिना किसी हरास के आप संसाधन का यूज करें, यानी कि रिसोर्सेज का यूज करें, रिसोर्सेज पे नियंत्रण प्राप्त करें, यानी कि कंट्रोल रखें उस पर। फिर पॉवर्टी और डिसीजेस से लड़ना या निपटना, यानी कि गरीबी और बीमारी से निपटना, अपने आप को बचाना। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो थे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पूरा कर लिया। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट पूरा कर लिया। एजेंडा 21 पूरा कर लिया। कल हम करेंगे रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, कल हम करेंगे रिसोर्स प्लानिंग। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट से कमेंट आ रहे हैं कि सर हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो जैसे चैप्टर खत्म होगा, हर चैप्टर के बाद इन संडे मैं नहीं लूंगा तो कोई और लेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर हर संडे, यानी कि टॉपिक खत्म होने के बाद जो भी संडे पड़ेगा उसमें इस जो चैप्टर खत्म हुआ है करंटली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से नहीं तो खाली क्वेश्चन आंसर से नहीं तो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो
कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी, आप एनसीईआरटी तो पढ़ते रहो। एनसीईआरटी के लिए कुछ नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कर लो, अगर जब भी बुक्स नहीं मिल रही कि लॉकडाउन है तो एक ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का ही लोगो उस पर बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स के नाम से। उसमें सब क्लासेस की हर तरीके की बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी पढ़ते रहो। कल जो मैं टॉपिक लूंगा, जो जो तुम्हारा टॉपिक, हाँ, तो कल जो मैं टॉपिक लूंगा वो होंगे रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि संसाधन नियोजना और संसाधन नियोजना भारत में, ठीक है। कल ये टॉपिक करेंगे। और क्योंकि मेरे पे कमेंट आया था कि थोड़ा समझाने की कि भाई किस तरीके का पेपर आएगा, क्या होना है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, पेपर में रटना नहीं होगा। क्यों? 10th का पेपर है, बोर्ड का पेपर है, ठीक है ना। गलती मत करना बिल्कुल भी रटने की। एक सैंपल पेपर ले लो, जैसे ही आप फ्री हो एक सैंपल पेपर आता है एवरग्रीन्स के लेना, एवरग्रीन के या ओसवाल के, एवरग्रीन या ओसवाल के ले लेना। एक सैंपल पेपर आता है, एक होता है शायद सेल्फ स्टडीज के लिए भी आती है एक, मतलब उसमें होता है सैंपल के पेपर की तरह, लेकिन उसमें चैप्टर वाइज बांटा जाता है। सैंपल पेपर में खाली पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसे लेने की कोशिश करना, हर हर चैप्टर के बाद उन्हें सोल्व करने की कोशिश करना। जो समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और किसी भी उसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, किसी से भी रिलेटेड कोई भी बात होगी, माइक को छोड़ के, क्योंकि अभी माइक मैंने मंगा रखा है, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे मेल पे या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस का शेड्यूल बता दूं, जानते हो अल्फा क्लासेस है, ठीक है ना। 12th क्लास की मैथमेटिक्स ऑन है, चल रही है, बाय मानव शर्मा सर, ठीक है। 10th क्लास की साइंस शिवम कौशिक, ठीक है। और 10th क्लास की ही ज्योग्राफी यानी कि सोशल साइंस बाय दिव्यांश भारद्वाज, यानी कि मेरे द्वारा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बता सकते हो, मैंने बहुत बार बोल दिया। और भाई अच्छा लगे तो विजिट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है ना। बहुत से बच्चे 10th की तैयारी करते हैं, तो इसमें हम कुछ गप वगैरह नहीं मारते, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो रटना ही पड़ेगा, जैसे कि इसके सन वगैरह के नाम हुए तो आएंगे ही आएंगे। और दूसरी है कि जो हिस्ट्री या कंपटीशन लेवल के लिए जो आप हिस्ट्री चाह रहे हैं, या हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ऐसा टॉपिक आया करेगा जो आप भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। और सबसे मेन होगा मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए एक टॉपिक उठाया करूंगा, जैसे कि कभी अर्थशास्त्र उठा लिया, कभी वेदांत उठा लिया, ठीक है। किस पे? ओनली क्लासेस पे, ओनली हिस्ट्री पे। तो ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास कल रिसोर्स प्लानिंग पे लेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।